Very good evening to all of you. Good Good evening, evening, sir. sir. Am I clearly audible to all of you? Yes, sir. Good evening. Yes, sir. Okay. So let's start a class. What were discussed in the last class, please? हाँ जी. So we had started with the discussion of the Union Parliament. We Okay. had covered from article, like we were discussing articles from 79 to 123. And the last that we had discussed, what was the qualifications for a member of parliament, and Okay. articles 85, 86, and 87, which are the powers of the president in the parliament house. And then article 88, which was the right of ministers and attorney general as respects to Okay. both the houses. And then we were discussing officers of parliament under article 89. Okay. You were As explaining us far about the chairman, deputy chairman, speaker, and deputy हाँ speaker. जी. As far मैंने कहा था कि कुछ ऐसे ऑफिसेस हैं जिनके बारे में थोड़ा सा आपको देख लेना है क्योंकि Yes, sir, yes, sir, yes, I remember that. But this is what we last okay. discussed. So I think we have to discuss the union judiciary. देखना है हमें कि आपने जैसे ही यूनियन एग्जीक्यूटिव डिस्कस करा, जैसे आपने यूनियन लेजिस्लेचर डिस्कस करा, इन कंपैरेटिवली हमने अलग अलग प्रोविजंस डिस्कस किए, जैसे कि हमने एग्जीक्यूटिव में स्टेट एग्जीक्यूटिव को भी कंपैरेटिवली डिस्कस किया, लेजिस्लेचर को भी हमने कंपैरेटिवली डिस्कस किया, लेकिन जुडिशरी को थोड़ा सा हम स्पेसिफिक डिस्कस करेंगे यूनियन जुडिशरी, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो कि मैच कुछ कम करेंगे, लेकिन उनको अलग अलग ही पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. तो अगर हम बात करें यूनियन जुडिशरी की, तो इंडियन जुडिशल सिस्टम जो कि इट इज़ अ इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम. क्या है ये? इट इज़ अ Independent and integrated judicial independent system. and integrated judicial system, and it is pyramidal. It is a pyramidal means अगर हम बात करें then the highest court is supreme court, and अगर हम नीचे को बात करें तो supreme court, high court and a district court. correct? so pyramidal अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों ही क्या हैं? हायरार्किकल छोटी कोर्ट्स हैं. सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट छोटा है और पावर जरूर एक्सरसाइज करता है, कुछ पावर सिमिलर एक्सरसाइज करता है. जैसे कि अगर हम बात करें रेट ज्यूरिसडिक्शन, तो रेट ज्यूरिसडिक्शन में हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बोथ आर इंटाइटल्ड टू हियर द मैटर्स. अगर इफ़ देयर इज़ अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट तो बोथ हैव अ सिमिलर पावर, दोनों को सिमिलर पावर्स दिए गए हैं. लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में हमें डिस्कस करना है कि अगर हम 1861 की बात करें, किसी को पता है 1861 में हमारे यहाँ कितने सुप्रीम कोर्ट थे? इससे पहले सुप्रीम कोर्ट था या नहीं था बिफोर 1950? हाँ जी अनुज, बिफोर 1950, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे पहले आपने देखा था कि 1950 से पहले भारत में कोई सुप्रीम कोर्ट था या नहीं था? प्लीज सनी. So high courts थे कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे में. सुप्रीम कोर्ट नहीं था. ओके. एक लाइन प्लीज नोट कर लीजिए, शुरुआत हम यहीं से करेंगे. इन 1861, इन 1861 द इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861, in 1861 the Indian High Courts Act 1861 was enacted to establish high courts for various provinces and abolish the Supreme Court at कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे. कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे. हाँ, तो आपने क्या देखा कि जो ये इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 आया, इसने क्या किया? इसने क्या किया? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास
जो ये प्रोविंस थे, इन जगहों पर जो सुप्रीम कोर्ट थे, इनको एबॉलिश किया और बात की कि हाई कोर्ट्स होने चाहिए और कोशिश की जाए कि हाई कोर्ट्स हर स्टेट में हो जाएं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब बात आती है कि इससे पहले यानी 28 जनवरी 1950, यानी जब सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ है, द डेट इज 28 जनवरी 1950 एंड कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 January 1950. Yes, 26 January 1950. After 2 days, Supreme Court was established and इसके इस्टेब्लिश होने के बाद दो कोर्ट्स थी जो कि हाईएस्ट कोर्ट थी। इससे पहले तक कौन सी हाईएस्ट कोर्ट कंट्री में थी हमारे? फेडरल कोर्ट एंड Governor General's Privy Council Court, Judicial Committee of Privy Council. These were two courts which are highest court of this country. यानी कि 28 जनवरी 1950 से पहले इस देश में फेडरल कोर्ट और जुडिशियल कमिटी ऑफ प्रिवी काउंसिल थी। करेक्ट। इन दोनों कोर्ट्स को उसने क्या किया, उनके पावर को एज्यूम कर लिया और इनका फंक्शन क्या हो गया, ये ऑपरेशनल नहीं रही। करेक्ट। कौन कौन सी कोर्ट्स थी ऐश्वर्या? So Federal Court and Privy Council. हाँ जी, इसका अभी रेफरेंस हम आपको देंगे, 135 में रेफरेंस मिलेगा फेडरल कोर्ट का। ठीक है, कि कैसे फेडरल कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट में वेस्ट कर गया। करेक्ट। तो ये 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हो गई। करेक्ट। अब इसके बाद हम बहुत ज़्यादा अंदर जाएंगे नहीं, वापस हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ सुप्रीम कोर्ट, तो क्या है ये सुप्रीम कोर्ट? ये एनीवन प्लीज 2-3-4 लाइन में कोई बता सकता है मुझे कि व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट क्या है? इट इज द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिमिनल सिविल कोर्ट। क्या है ये? इट इज द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिमिनल सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट ऑफ द कंट्री। अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, अपने इंडिया की सुप्रीम कोर्ट की, तो क्या है ये? इट इज द हाईएस्ट कोर्ट। और किन मैनर्स में? इन विद रिस्पेक्ट टू सिविल मैटर, सिविल जुरिस्डिक्शन, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन। इट इज द हाईएस्ट कोर्ट। एंड इसके साथ ही थोड़ा सा इसको हम कंपेरेटिवली यूएस के साथ कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर जैसे पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू वेस्ट इन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, तो हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल, क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट्स तीनों एक ही कोर्ट देखती है। लेकिन अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ पर क्या है, उनके यहाँ पर यूएस की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। जैसे उनके यहाँ जुडिशियल रिव्यू अगर लेने के लिए बात की जाए तो एक स्पेशल कोर्ट्स उनकी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिर्फ देखती है और वो सिर्फ जुडिशियल रिव्यू ले सकती है। लेकिन इंडिया में क्या है? सुप्रीम कोर्ट कैन हियर ओरिजिनल, appellate एंड रिट जुरिस्डिक्शन, जुडिशियल रिव्यू, सब तरीके के काम वो कर सकती है। क्या कर सकती है वो? सिविल या क्रिमिनल या कॉन्स्टिट्यूशनल, तीनों तरीके के मैटर्स को वो क्या कर सकती है? सुन सकती है। और विद जुडिशियल रिव्यू, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू। करेक्ट। तो अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को ये इस्टेब्लिश हुई, तो सबसे पहली चीज़ है कि इसका काम क्या है। वैसे दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने आपको पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि हु इज़ द प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। हाँ जी, ये दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। प्लीज कोई बताएगा मुझे? प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। यस, प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर कौन है? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, रिस्पेक्टिव टू यूनियन एंड रिस्पेक्टिव टू, विद रिस्पेक्ट टू यूनियन वो प्रेसिडेंट है एंड विद रिस्पेक्ट टू स्टेट दैट इज अ गवर्नर। करेक्ट। लेकिन
Who is the final interpreter of the constitution? Supreme Court. Yes, guardian of the fundamental rights of the citizens. Who is the guardian of the fundamental rights of the citizen? That is the Supreme Court. Is that clear? अक्षिता? यस सर। हाँ जी। इसके साथ ही एक बार प्लीज आप यूनियन जुडिशरी लिख लेंगे। यूनियन जुडिशरी हेडिंग डालेंगे अपनी, यूनियन जुडिशरी चैप्टर 4 आर्टिकल 124 to 147 provides the provision relating to यूनियन जुडिशरी। कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं, सॉरी आर्टिकल्स हैं? हाँ जी, कोई बताएगा हमें? चैप्टर 4 है सर, हाँ जी, और आर्टिकल 124 to 147। हाँ जी। थोड़ा सा इसको याद रखने का एक तरीका और भी है। कभी कभार अगर आपको लगता है कि आप भूल जाते हैं या कुछ ऐसा है, तो 123 से आप लोग याद रखेंगे। और अगर स्टेट के बारे में अगर हम देखें, स्टेट जुडिशरी के बारे में, तो वहाँ पर आपको एक प्रोविज़न मिलता है 213, जो कि कंपैरेटिवली हमने डिस्कस किया था 123 एंड 213, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। तो आप याद रखेंगे कहाँ से स्टार्ट होता है प्रोविज़न? हाई कोर्ट के लिए कहाँ से स्टार्ट होता है? 124. नो, सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट के लिए 124 से, और हाई कोर्ट के लिए, क्योंकि वहां पर भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बाद ही स्टार्ट होता है। 214। हाँ, 214, बिकॉज 213 में क्या दिया गया है? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर, करेक्ट? प्लीज नोट डाउन यूनियन जुडिशरी, और एक लाइन खींच लेंगे, एक नीचे एरो दे करके, टू इंटरप्रेट द लॉ, टू इंटरप्रेट द लॉ। सेकेंड, सेटल्स द डिस्प्यूट, दूसरा एरो देकर के, सेटल्स द डिस्प्यूट। थर्ड, एडमिनिस्टर जस्टिस टू द सिटीजन्स, एडमिनिस्टर जस्टिस टू द सिटीजन्स। It is the highest constitutional courts, it is the highest constitutional courts of the country. It is the highest constitutional court। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लिख रहे हैं तो आप अगर चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ आप सिविल क्रिमिनल दोनों ही लिख सकते हैं, क्योंकि फाइनल अपील कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जनरली इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कहते हैं, क्योंकि क्या होता है? व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्यों? जब कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है तभी इसकी अपील ऊपर जाती है ना, क्यों? हाँ जी, जी सर। तो इट इज द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ऑफ द कंट्री एंड इट इज द वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी। इट इज द वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी एंड also the guardian of the fundamental rights of the citizens, fundamental rights of the citizens. अब जब हमने बात की थी कि इट इज़ अ इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में किस तरीके का जुडिशल सिस्टम है? इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम। तो इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम की अगर हम बात करें, कोई ऐसा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसको इंडिपेंडेंट बनाता है या इंटीग्रेटेड बनाता है, इसको अलग करता है? हाँ जी, सनी स्विच ऑफ योर माइक। हाँ जी, आर्टिकल 50 करेक्ट। एक बार प्लीज रीड कर देंगे आर्टिकल 50 में क्या दिया गया है? स्टेट शैल टेक स्टेप्स, स्विच ऑफ सनी स्विच ऑफ योर माइक प्लीज। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है अनुज आर्टिकल 50 में? आर्टिकल 15 सप्रेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव।
सर पढ़ रीड करें सर। हाँ जी, हाँ जी, एक बार रीड करेंगे। द स्टेट शैल टेक स्टेप टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। Okay, so it is a obligation on the state to take step to separate the judiciary from the executive. इसको इंडिपेंडेंट बनाने की पूरी कोशिश कौन करेगा? कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव। स्टेट। हाँ, स्टेट State करेगा। हाँ, एग्जीक्यूटिव मीन्स स्टेट की बात हो रही है, स्टेट पूरी कोशिश करेगा, ये डीपीएसपी में आपको मिलेगा। ओके, तो इट इज़ अ मैंडेट एक तरीके की है कि क्या है, जुडिशल सिस्टम कैसा रहे, एग्जीक्यूटिव से अलग रहे और यहाँ तक कि वो लेजिस्लेचर से भी अलग ही रहे। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से प्रोविजंस हमने बात की थी चैप्टर 4 में, जो यूनियन जुडिशरी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, व्हाट आर द प्रोविजंस? आर्टिकल 124 to 147। 124 टू 147, करेक्ट। तो एक बार आप देखेंगे कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 124 को आप एक बार देखेंगे कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट। 124 एज पर रीड करेंगे आप प्लीज। कॉन्स्टिट्यूशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी, Yes, sir. Sir, पढ़ें? हाँ जी, हाँ जी। Article 124, Establishment and Constitution of Supreme Court, Clause 1. There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India and, until Parliament by law prescribes, a larger number of not more than 7 other judges. ओके ओके, प्लीज यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ जजेस शैल बी डिटरमिन्ड बाय द पार्लियामेंट इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कृतिका, नंबर ऑफ जजेस शैल बी डिटरमिन्ड बाय द So Parliament. पार्लियामेंट। बट अगर आपने 214 अगर ओपन किया है, एक बार कोई भी एक व्यक्ति 214 ओपन करेगा तो आपको थोड़ा सा डिफर पता चलेगा, डिफरेंस दिखेगा वहां पर कि द नंबर ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट शैल बी डिटरमिन्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्लीज एक बार देखिएगा, ये बहुत मतलब बड़ा क्वेश्चन है, ये इसमें गलतियां बहुत होती हैं। Here, the number of judges in the Supreme Court that shall be determined by the Parliament, and the number of judges in the High Court shall be determined by the President of India. Please एक बार read करेंगे 214, एक बार देख लेंगे एक बार comparatively उसको। 216 So Article 214 only states that high courts for states. That's it. एक्चुअली 216 किसी ने बताया, एक बार प्लीज। सर 217 अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट, ये बताने के? नहीं नहीं, 216 में दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स, ठीक है, एक बार Okay, प्लीज। sir. हाँ जी, So read करना है क्या 216? हाँ जी, हाँ जी, एक बार रीड कर लेंगे। Article 216, Constitution of High Courts. Every High Court shall consist of a Chief Justice and such other judges as the President may from time to time deem fit necessary to appoint. यस, तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस पता चला आपको कृतिक? यस सर, क्या पता चला? वहाँ पार्लियामेंट करेगी और यहाँ पे प्रेसिडेंट करेगा टाइम टू टाइम। हाँ जी, मतलब इट मीन्स द नंबर ऑफ जजेस शैल बी डिटरमिन्ड, नंबर ऑफ जजेस कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जजेस शैल बी इन द सुप्रीम कोर्ट दैट शैल बी डिटरमिन्ड बाय द पार्लियामेंट and the number of judges in the high court shall be determined by the प्रेसिडेंट under article 216 करेक्ट। वापस आ जाते हैं हम लोग। इसके साथ ही एक बार प्रोविजन रीड करेंगे 1 to 4 में आगे। All right. Clause 2. Every judge of the Supreme Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal on the recommendation of the NJAC referred to in Article 124A and shall hold the office until he attains the age of 65 years. ओके ओके, और यहाँ सर पर इसमें- यहाँ पर प्लीज़ है सर, 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा और एक डिस्कशन, छोटा सा डिस्कशन करेंगे। हमने क्या लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट इज़ अ फाइनल इंटरप्रेटर। हमने ये चीज़ पढ़ी थी, आगे पीछे भी देखी थी हमने। क्या है? सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल इंटरप्रेटर। तो फाइनल इंटरप्रेटर है, इट मीन्स द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स और होल ऑफ द इंडिया, Yes. upon the whole of India. Is there any provision
where it is written that all the decisions or orders or binding on the other subordinate courts and whole of India. ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है क्या? आर्टिकल 141 141 प्लीज एक बार आर्टिकल 141 को एक बार ओपन करेंगे, एक बार देखेंगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन, जैसे कि हमने देखा ना कि इट इज द फाइनल इंटरप्रेटर, सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट इज अ बाइंडिंग, बिकॉज ये फाइनल इंटरप्रेटर, इसके ऊपर कोई नहीं जा सकता। फिर तो ये कहां पर दिया गया है? 141 को एक बार प्लीज ओपन करेंगे, देख लेंगे, एक बार रीड करेंगे। Article 141, law declared by Supreme Court to be binding on all courts. The law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India. Yes, it means law declared by the Supreme Court shall be binding on All other subordinate courts. all subordinate courts. अब all subordinate courts पर बाइंडिंग होगा लॉ, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन कौन कराएगा? अगर ये फाइनल है तो इसके लिए फिर ऑल अथॉरिटीज शैल वर्क इन द एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जितनी भी देश की सिविल अथॉरिटीज़ हैं या जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं, दैट शैल फंक्शन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री सेंटेंस। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को जैसे कि आपने देखा अभी सुपरटेक की बिल्डिंग्स को गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, याद है आप लोगों को? देखा था आपने? हाँ जी Yes, sir. कृतिका, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा था कि अभी सुपरटेक की कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शंस थे, उनको गिराने की बात हो रही थी। नोएडा में। हाँ जी, सर नोएडा में करेक्ट करेक्ट। तो अगर उन बिल्डिंग्स को गिराने के लिए कोई जाता है, कोई अथॉरिटी, और उसको कोई मना करता है, या फिर वो सुपरटेक वाले अपने बाउंसर्स लगा देते हैं कि नहीं नहीं ये बिल्डिंग गिरा नहीं सकते हो तुम, तो व्हाट विल हैपन? वेयर दे कैन अप्रोच, कहाँ जा सकती है अथॉरिटी जो गिराने के? अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश नोएडा, जो भी अथॉरिटी को ये काम दिया गया है गिराने का, वो अगर गिराने के लिए जाए और उसको अगर कोई रोके, अगर, क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में जा रहे हैं, तो वेयर दे कैन अप्रोच इन केस ऑफ एनी पर्सन हिंडर द वे ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ नोएडा, जो भी है, तो वो कहाँ जा सकते हैं? हाँ जी सुप्रीम कोर्ट सर। सुप्रीम कोर्ट वो क्यों जाएंगे? अब इतना टाइम उनके पास है, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? ऐसे तो फिर मालूम हुआ कि उन्होंने, एक आदमी ने धमका दिया, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, टू द एग्जीक्यूटिव। एंड प्लीज इसी के लिए एक प्रोविजन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिक्री एंड ऑर्डर्स हैं उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए पावर दिया गया है एग्जीक्यूटिव को, अंडर 129 नहीं 129 नहीं, सॉरी, एक बार प्लीज़ देखिएगा, 144 प्लीज़, आर्टिकल 144। हाँ जी, एक बार 144 रीड करेंगे सर। Article 144. Yes. Civil and judicial authorities to act in aid of the Supreme Court. All authorities, civil and judicial, in the territory of India shall act in the aid of the Supreme Court. हाँ जी, क्या लिखा हुआ है कृतिका यहाँ पर? हाँ जी, Sir, civil and judicial authority to act in act to the of the Supreme Court. देश की जो भी सिविल और जुडिशियल अथॉरिटी हैं, सारी अथॉरिटी किसके लिए काम करेंगी? सुप्रीम कोर्ट के लिए सर। सुप्रीम कोर्ट की कोई भी डिक्री है, सेंटेंस ऑर्डर है, उसको क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए सारी जुडिशियल, जितने भी जुडिशियल या फिर वो एग्जीक्यूटिव है, वो सारे लोग उसके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को इन्फोर्स कराने में लगेंगे। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति, देखते हैं ना आप कि पहले तो लेखपाल आता है कब्जा दिलवाने, फिर लेखपाल की बात आप नहीं मानते अगर तो कौन आता है? फिर एसडीएम आता है। क्यों? फिर अगर एसडीएम की भी बात नहीं मानते आप, गांव में 10, 20, 50 लोग हैं, आप नहीं मान रहे हैं, तो वो क्या करता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को परमिशन लेता है, सीआरपीएफ बुलाता है। क्यों? भुवन राज, अगर सीआरपीएफ भी अगर कम पड़ती है तो फिर उसके लिए क्या करता है? और रिजर्व फोर्स की व्यवस्था करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
और यहाँ तक कि वो प्रेसिडेंट तक ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। अगर उसको भी इस्तेमाल करना पड़े पावर तो ही कैन ऑल्सो एक्सरसाइज दैट पावर। इज इट क्लियर? हाँ जी, ये दोनों ही आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 144 करेक्ट और 141। हाँ, इसके बाद अगर हम बात करें, वापस आते हैं 124 का क्लॉज 2 अब रीड करेंगे ऐश्वर्य। Clause 2. Every judge of the Supreme Court shall be appointed by the President by a warrant under his hand and seal on the recommendation of the NJAC referred to in Article 124 capital A and shall hold the office until he attains the age of 65 years. ओके, यहाँ पर से हम लोग NJAC हटा देते हैं बिकॉज NJAC हैज़ बीन Repealed. not repealed, it has been declared unconstitutional by the Supreme Court in the case of Skora versus Union of India 2015. ओके कृतिका, जी सर. तो Yes, sir. यहाँ पर हम जो बात करेंगे NJAC की हम बात कर लेंगे, लेकिन हम अभी ओरिजिनल बात करते हैं जो कि 2015 से पहले था। कोई भी अगर लिखना चाहता है तो आप लिख सकते हैं कि अंडर 124 क्लॉज 2। इसको जाने से पहले हम एक और प्रोविज़न डिस्कस कर लेते हैं। 124 124 clause 3 ऐश्वर्य, बिफोर गोइंग टू 124 clause 2, 124 clause 3 हम एक बार देख लेते हैं, क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। यस, All right, sir. हाँ जी। Article 124, Clause 3. A person shall not be qualified for appointment as a judge of the Supreme Court unless he is a citizen of India and, subclause A, has been for at least 5 years a judge of a high court or for 2 or more such courts in succession, or, subclause B, has been for at least 10 years an advocate of a high court or 2 or more courts in succession, or, subclause C, is, in the opinion of the President, a distinguished jurist. Okay. So is there any minimum qualification, minimum age qualification is given for Supreme Court judge? Is there any minimum qualification, minimum age qualification? कोई minimum age qualification है? हाँ जी। Are you getting my point? So as such तो नहीं दी हुई है. There is not any minimum age qualification, but that age qualification is added by the 10 year as an advocate and 5 year as a judge of the high court. कोई व्यक्ति कब बन सकता है जज सुप्रीम कोर्ट में? Unless he is a citizen of India, and second, he has been a judge of high court for 5 years, and third is 10 years as an he has advocate been of a he has been advocate for 10 years in the high court, and in the opinion of the president he is a distinguished jurist. हाँ जी, कौन कौन सी कंडीशंस हैं प्लीज भुवन? Under 123 clause 3, what are the qualifications for becoming a judge of the Supreme Court? भुवन? सर सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, हाँ जी। मिनिमम 10 साल एज एडवोकेट प्रैक्टिस किया होना चाहिए, और सर हाँ जी ऐश्वर्य प्लीज एक बार रिपीट करेंगे। सर पूरा आर्टिकल पढ़ दूं? नहीं बिल्कुल ब्रीफ में बताइए, Qualifications. ब्रीफ बताइए, ब्रीफ में करिए। All right, sir. So the person has to be a citizen of India and he has to be a judge of a high court for at least 5 years, or an advocate, practicing advocate in a high court for at least 10 years, or in the eyes of the president, a very distinguished jurist. ओके, यहाँ पर एक बात है कि जज ऑफ हाई कोर्ट एंड प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। सो हियर द वर्ड हाई कोर्ट इंक्लूड्स द सक्सेसिव हाई कोर्ट्स। अगर किसी व्यक्ति ने 2 साल जज रहा है वो मेघालय हाई कोर्ट में, और
2 साल वो पंजाब हाई कोर्ट में जज रहा है, या फिर वो 2 साल प्रैक्टिस किया है दिल्ली हाई कोर्ट में, 2 साल प्रैक्टिस किया है वो कहाँ पर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, देन द एक्सपीरियंस विल बी काउंटेड cumulative. Are you getting my point? Ashwin, Yes, sir. क्या समझ में आया शुभम? Yes, sir. क्या है, क्या समझ में आया तुम्हें कि जज कहाँ होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए एक ही हाई कोर्ट में, या फिर अलग अलग हाई कोर्ट में भी अगर वो एक साल करके रहा हो? सर क्यूमुलेटिव वे में, मतलब कि जितने भी हाई कोर्ट में उसका पूरा एक्सपीरियंस गिना जाएगा। हाँ जी इसका मतलब है कि वो जहाँ जहाँ रहा है 5 साल, अगर वो हाई कोर्ट की क्वालिफिकेशन मांग रहा है, अगर कि ही हैज़ बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years, तो इट इज़ अ इमैटेरियल वेदर ही इज़ जज इन 1 year इन शिमला, 1 year इन दिल्ली, 1 year इन पंजाब, 1 year इन इलाहाबाद। टोटल कितना है? 5 year है वो एक ही हाई कोर्ट में या फिर कई सारी हाई कोर्ट में मिला करके वो जज रहा है। सेकेंड, 10 year एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन हाई कोर्ट मीन्स 1 or more हाई कोर्ट, सारी हाई कोर्ट्स में जोड़ करके वो 10 years प्रैक्टिस उसने की हो। इज इट क्लियर? नाउ द थर्ड कंडीशन इज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ही इज अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। तो ये 3 कंडीशंस आपको, 3 या 4 कंडीशंस आपको देखने को मिली अंडर 123। हाँ जी, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 124 क्लॉज 2। हाँ ऐश्वर्य प्लीज। सर क्लॉज 3 में नीचे 2 एक्सप्लेनेशंस भी थे, हाँ जी, सर पढ़ दें? एक्चुअली इन्होंने जो नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है वो पढ़ दीजिए, वैसे उतना इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं वो। नहीं सर, जैसे आप हाँ, बताएं, मतलब नहीं, मैंने नहीं, नोटिस किया था। रीड कर दीजिए। Alright, sir. हाँ जी, Explanation 1. In this clause, High Court means a High Court which exercises or which at any time before the commencement of this Constitution. इट मीन्स देखिए ऐसा है, जो लोग 1950 से पहले किसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसके पास हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन था और वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे, उनका भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट या प्रैक्टिसिंग जज माना जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ जी, नाउ नेक्स्ट दैट इज अ कंप्यूटिंग फॉर द पर्पज ऑफ द क्लॉज। हाँ जी, Yes, sir. Explanation 2. In computing for the purpose of this clause, the period during which a person has been an advocate, any period during which a person has held judicial office not inferior to that of a district judge after he became an advocate shall be included. हाँ इन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति एनी पीरियड ड्यूरिंग विच ए पर्सन हैज हेल्ड जुडिशियल ऑफिस नॉट इन्फीरियर टू दैट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज आफ्टर ही बिकेम एडवोकेट शैल बी इंक्लूडेड। अगर कोई जुडिशियल ऑफिसर है और वो डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल का ऑफिसर था और रिटायर होने के बाद उसने एडवोकेसी की है, तो उसका एक्सपीरियंस जोड़ा जाएगा। एक बार प्लीज एक्सप्लेनेशन 2 रीड करेंगे। इन कंप्यूटिंग फॉर द पर्पज। Explanation 2. हाँ जी, In computing for the purpose of this clause, the period during which a person has been an advocate, any period during which a person has held judicial office not inferior to that of a district judge after he became an advocate shall be included. हाँ यहाँ पर क्या समझ में आया ऐश्वर्य, क्या चीज़ पता चल रही है? कृतिका? So that if a person has been an advocate or for a period in which he holds a judicial office not less than or not inferior to that of a district judge as an advocate, that shall also be included in computing the इसका time period. इन्होंने कहा है कि इन कंप्यूटिंग फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द पीरियड ड्यूरिंग विच ए पर्सन हैज बीन एन एडवोकेट, एनी पीरियड ड्यूरिंग विच ए पर्सन हैज हेल्ड जुडिशियल ऑफिस नॉट इंफीरियर टू दैट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज आफ्टर ही बिकम एन एडवोकेट शैल बी इंक्लूडेड। तो इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति एडवोकेट रह चुका है, ठीक है, एंड उसके साथ ही उसने कौन सी पोस्ट होल्ड की है? So judicial office. Judicial office not inferior to the district judge, and after he became an advocate shall be included. जब अगर वो व्यक्ति एडवोकेट रह चुका है और वो उसने डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल की उसने जॉब को अपने साथ होल्ड किया है, ठीक है, तो जो एडवोकेट का जो 10 ईयर है उसके साथ ही उसको ऐड किया जाएगा। क्यों? जी सर।
यहाँ पर दो चीज़ें थी। एक थी कि अगर कोई व्यक्ति जो कि उन हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर रहा था जो हाई कोर्ट्स भारत के इस सुप्रीम कोर्ट के आने से पहले हाई कोर्ट्स थी और उनके पास जुरिस्डिक्शन था, वो वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था, उसका भी प्रैक्टिसिंग माना जाएगा और वो हाई कोर्ट मानी जाएंगी कि ये हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा था। दूसरा, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि एडवोकेट था और उसके बाद उसने कोई ऐसी पोस्ट होल्ड कर रखी थी जो कि डिस्ट्रिक्ट जज लेवल की पोस्ट होल्ड कर रखी थी और उसके बाद उसने प्रैक्टिस शुरू की, तो डिस्ट्रिक्ट जज के साथ ही वो जो उसने एडवोकेसी की है उसको ऐड कर लिया जाएगा और वो उसके एडवोकेसी में 10 ईयर्स में उसकी काउंटिंग रहेगी। इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ। अब इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आपने देखा कि 124 में देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर होगी? अनुज, वेयर विल बी द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट? हु विल डिसाइड द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट? कि वो मुंबई में होगी, चेन्नई में होगी, कलकत्ता में होगी, दिल्ली में होगी? देर इज वन प्रोविजन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। किस जगह पर सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगी? So 130. इज देयर एनी प्रोविजन फॉर द सीट ऑफ Article सुप्रीम कोर्ट? 130. आर्टिकल 130, प्लीज एक बार 130 रीड करेंगे। Article 130, seat of Supreme Court. The Supreme Court shall sit in Delhi or in such other place or places as the Chief Justice of India may, with the approval of the President, from time to time appoint. ओके, एक बार फिर से रीड करेंगे ऐश्वर्य इसको, 130 को एक बार रीड करेंगे। Sure, sir. Article 130, seat of Supreme Court. The Supreme Court shall sit in Delhi or in such other place or places as the Chief Justice of the India may, with the approval of the President, from time to time appoint. Okay, it means if Chief Justice wants that the seat of Supreme Court shall be in Mumbai, then what he will do, what he has to do, क्या करना है उसको कृतिका? अगर चीफ जस्टिस को लगता है कि दिल्ली में नहीं, सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग कहाँ होनी चाहिए? कलकत्ता में होनी चाहिए, तो व्हाट इज द प्रोसीजर? सर वो अप्रूवल लेगा फिर प्रेसिडेंट से। ओके, यानी कि आफ्टर टेकिंग द अप्रूवल फ्रॉम द प्रेसिडेंट he can arrange the sitting of the Supreme Court in any place wherever he wants. तो ये किसका प्रेरोगेटिव है? Where the Chief Justice of India prefers, after taking the approval from the President, he shall decide where will be the seat of the Supreme Court will where the Supreme Court will take place. Supreme Court, the functioning of Supreme Court will take place. हाँ जी, और जनरली कहाँ पर है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट? दिल्ली। न्यू दिल्ली। हाँ, ये प्रोविज़न थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए ये सारे जितने भी प्रोविज़न हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा जम्बलिंग में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपको याद रह जाए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 144 में क्या दिया गया है, एनीवन प्लीज? सर सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटी टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटी शैल एक्ट इन द एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी। और अगर हम बात करें अभी अपने और कौन से प्रोविजंस डिस्कस किए हैं? 141, करेक्ट। देयर इज वन केस लॉ ऑन 141 प्लीज, अगर आप लोग साइड में नोट कर सकते हैं नोट कर लीजिए। बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस, पूरा नाम एक बार सर्च करेंगे आप लोग, किसी को अगर याद आ रहा है तो। केस का नाम नोट कर लेंगे, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस, एक बार सर्च कर लेंगे ऐश्वर्य, देखेंगे इसका नाम पूरा क्या था, दिमाग से स्लिप हो रहा है। Yes, sir, बस on it. The law declared by the Supreme Court is binding on all subordinate courts. यही हेडिंग ही है उसके, इस जजमेंट में यही बोला ही गया था कि the law declared by the Supreme Court is binding on all the subordinate courts. So Bengal Immunity Company versus State of Bihar. स्टेट ऑफ बिहार, करेक्ट, इंपॉर्टेंट केस है। हाँ जी, ये इस पर बहुत लीडिंग जजमेंट है, ठीक है। 141 पे क्या है ये? बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है ये, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। और इसमें हेल्ड भी यही हुआ था कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 124 क्लॉज 2 एक बार अपडेट करेंगे। हाँ जी ऐश्वर्य, वापस आकर के। Yes, sir. 124 Clause 2. Every judge of the Supreme Court shall be appointed by the President by a warrant under his hand and seal on the recommendation of the हाँ जी, National हाँ जी, Judicial प्लीज Appointments प्लीज, Commission. ऐश्वर्य, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन दैट इज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल Yes, sir. by the 2015 Skora versus Union of India. Yes, sir. And before 2015 there is a word appointed by president after consultation with the such judges of Supreme Court and High Court in the state as the president may deem necessary. क्या था पहले यहां पर कृतिका? हाँ जी, क्या था पहले? कि judges of the Supreme Court shall be appointed by the President of India after consultation with the such judges of Supreme Court and High Court in the state as the President may deem necessary. तो ये कब था? Before 2015. लेकिन 2015 के बाद यहाँ पर क्या वर्ड जोड़ दिया गया? On the recommendation of NJAC. On the recommendation of NJAC. अब NJAC के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं व्हाट इज द टर्म ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. व्हाट इज द टर्म? So आगे दिया हुआ इसमें as referred to in Article 124 capital A and shall hold office until he attains the age of 65 years, provided that. Yes. One more question. Whether the term for the judge of the Supreme Court and term for the Chief Justice of India is different or same? हाँ जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए दूसरा टर्म है और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग टर्म है, ऐसा कुछ है क्या? इज देयर एनी डिफरेंस इन द टेन्योर ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? So I guess no, because basically all of them are judges of the Supreme Court only. Yes, it means the tenure of the judges of Supreme Court is, including the Chief Justice of India, is 65 years. Correct? Yes, sir. Okay. इसके साथ ही अगर आप देखेंगे फुट नोट एक अगर आपको दिख रहा हो तो एक फुट नोट आप देखेंगे, इसमें 65 ईयर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, बाई विच अमेंडमेंट एज ऑफ टेन्योर इज एक्सटेंडेड. हाँ जी, एक बार प्लीज़ नज़र डालेंगे आप लोग. 65 ईयर जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर कोई फुट नोट दिया गया है? So मेरे बैराक में नहीं, मेरी शायद पुराना एडिशन है इस वजह से. हाँ जी सर पेज नंबर कौन सा है? 175. सर नहीं दिया है कहीं नहीं दिया है. ओके. आई थिंक दैट इज़ बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, वो किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए कुछ और उनके रूल्स होंगे, वहाँ पर उन्होंने दिया है. ठीक है, यहाँ पर इन्होंने नहीं दिया है. लेकिन जनरल जो टर्म क्या है, टेनर कितना है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? दैट इज 65 years. 65 ईयर्स. एंड इसके साथ ही अगर वो इफ़ यू वांट टू रिजाइन फ्रॉम दिस पोस्ट, टू whom he may address the resignation? President. प्रोविजो के साथ ही एक बार पूरा रीड कर देंगे. Yes, sir. हाँ जी. Provided that Clause A, a judge may, by writing under his hand, addressed to the President, resign his office. B, a judge may be removed from his office in the manner provided in Clause 4. ओके. यानी कि एक तो क्या है, फर्स्ट when he completes 65 years he shall vacate the office. 65 साल कंप्लीट हुए उसको बाहर जाना है. सेकेंड, he may resign and address his resignation to the president. Correct. Now the next, और इसके अलावा भी एक तरीका है, he may be removed from this office. He may be removed from this office. और वो कैसे रिमूव होगा? क्लॉज 124 क्लॉज 4. 4 में इसका रिमूवल दिया गया है.
4 में रिमूवल का प्रोसेस दिया गया है कि ये कैसे इम्पीच किया जाएगा या रिमूव किया जाएगा, रिमूवल बाय द इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस। तो 4 हम बाद में रीड करेंगे, अभी हम रिमूवल की बात नहीं करते हैं। हमने अपॉइंटमेंट की बात करी तो 2 चीज़ें निकल करके आई। एक तो क्या है कि अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन द स्टेट एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी। तो बात आती है कि जो ये 2015 से पहले कॉलेजियम था उसका क्या हिस्ट्री है, उसके होने से क्या नुकसान है, उसके होने से क्या फ़ायदे हैं, और नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन क्यों आया, कब आया, और कैसे इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया। प्लीज़, तो अगर हम बात करते हैं, हाँ, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, करेक्ट, 1955। अब अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू जस्टिस कृष्णा अय्यर, ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज जुडिशली इंट्रोड्यूस प्रोसेस। क्या है ये? कॉलेजियम सिस्टम इज, इट इज अ Judicially introduced process. judicially introduced process. It is not backed by any act or any amendment or any other statutes. आपने कहीं पर देखा ये वर्ड कहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये कॉलेजियम, कोई वर्ड कभी आज तक देखा आपने कहीं? यस सर, देखा था, पढ़ा भी था। नहीं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर नहीं पढ़ा होगा आपने। दिस वर्ड इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 124, हाँ जी, 124 में आपने कहीं पर भी ये वर्ड नहीं देखा होगा, ना आप देखेंगे कभी। इट इज अ जुडिशली इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट एंड it is not backed by the constitution itself and not backed by any act of parliament. Justice Krishna Iyer said about this process, collegium system. उन्होंने कहा कि it is a curious creation of the court. It is a curious creation of the court. ये क्या है? कोर्ट का क्यूरियस क्रिएशन है। बात आती है कि अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई की हम शुरुआत करते हैं। तो 1950 से लेकर के फ्रॉम 1950 टू 1973, 1950 टू 1973 एक प्रोसेस था जो कि चल रहा था कि जो जजेस अपॉइंट किए जाएंगे, चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाएगा, दैट विल बी अपॉइंटेड बाय द कन्वेंशन। व्हाट इज द कन्वेंशन? The senior most judge of the Supreme Court shall be appointed as CJI. Chief Justice of India. Chief Justice of India. This is a convention, and it is just like a consensus between all the judges. Is it clear? In 1950 to 1973, it is a consensus, and it is just a convention between all the judges that the person who is senior most will be appointed as a Chief Justice of India. लेकिन 1973 वन A.N. रे, आई थिंक आप लोगों को पता होगा, नाम जानते होंगे आप लोग, वन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट A.N. रे, ही हैज बीन एलिवेटेड आफ्टर सुपरसीडिंग 3 जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्यों? कौन कौन से जजेस थे जिनको सुपरसीड करके A.N. रे को बना दिया गया था चीफ जस्टिस? हाँ जी, जस्टिस एम शीतल, हेज एंड ग्रोवर। कौन कौन से जजेस थे? हाँ जी, अनुज, A.N. रे को सुपरसीड किन जजेस के साथ करा दिया गया था? सर इसमें जयशंकर शेहलत, A.N. ग्रोवर हाँ, और सहलत, सॉरी, हाँ, सहलत, हेज, ग्रोवर एंड सहलत, करेक्ट? एंड के हेगड़े। नहीं, हेज, ग्रोवर और सहलत 3 जजेस थे। ऐश्वर्य, पूरा नाम हो सकता है कुछ और उनका, मैंने थोड़ा बहुत ही शॉर्ट में नोट किया था, ठीक है? तो ये 3 जजेस को सुपरसीड करा के बनाया गया। इसके पीछे की रीजनिंग क्या थी? हाँ, ठीक तो बताया ऐश्वर्य मैंने, करेक्ट है? शेलत, यस सर, शेलत, हेज एंड ग्रोवर, करेक्ट? तो ये 3 जजेस को सुपरसीड करा के A.N. रे को बनाया गया। लेकिन इसके पीछे की पॉलिसी क्या थी? ये तीनों जजों ने क्या किया था? बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन में क्या किया था इन्होंने?
क्या किया था इन्होंने? बिकॉज ये केशवानंद भारती के जज में केशवानंद भारती जो केस था 1973 में, उसमें क्या थी ये? So sitting benches. हाँ, तो उसमें इन्होंने मेजोरिटी ज्वाइन की थी। यस, इन्होंने क्या किया था? मेजोरिटी ज्वाइन की थी, और जो जजमेंट आगे चल के सरकार के खिलाफ हुआ, जिससे कि क्या हुआ, एग्रीगेरियन लॉज वगैरह को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन मिलने से रिलीफ मिल गई। 9th शेड्यूल में दिक्कतें जो चल रही थी वो सारी सॉल्व हो गई। तो इनको इस वजह से वहां पर ए एन रे को सुपरसीड करा दिया गया। इसके साथ ही एक बार और ऐसा ही हुआ इन 1977, जहां पर एच आर खन्ना को क्या किया गया? एलिवेट नहीं किया गया। ही हैज बीन डिनाइड फ्रॉम एलिवेशन बिकॉज ऑफ ही हैज गिवन माइनॉरिटी ओपिनियन इन एडीएम जबलपुर फंडामेंटल राइट केस। ओके, तो ये 2 बार ऐसी घटनाएं हुई जिनमें क्या हुआ कि ये देखा गया कि जो कन्वेंशन है उसको ब्रेक किया गया, लेकिन उसके बाद फिर इस स्टेटस को दोबारा से रीच किया गया और दोबारा से वही कन्वेंशन दोबारा से एस्टैब्लिश किए गए। उसके साथ ही एक रिट पिटीशन फाइल हुई 1982 में, द फर्स्ट जजेस ट्रांसफर केस। कोई बता सकता है क्या नाम था उसका? व्हाट इज द नेम ऑफ द केस? एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, करेक्ट। फर्स्ट जजेस ट्रांसफर केस के नाम से ये जाना जाता है। और इन दिस केस द वर्ड कंसल्टेशन इज defined in consultation is defined in very narrow manner, and they said that consultation does not mean concurrence. क्या कहा इन्होंने? कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस। जो आपने देखा था अभी कंसल्टेशन की सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट किए जाएंगे? कंसल्टेशन ऑफ द, हाँ जी ऐश्वर्य, क्या अभी आपने बताया था? हमने एक बार फिर से 124 में एक बार देखेंगे। The clause 2 read करना है। हाँ जी, क्लॉज 2 में Every judge of the Supreme Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal. So पहले था on recommendation of NJAC and shall hold office until he attains the age of 65 years. Okay, now presently after consultation with such judges of Supreme Court and High Court in the states as the President may deem necessary. तो यहाँ पर जो वर्ड था कंसल्टेशन, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982, यहाँ पर बात हुई कि कंसल्टेशन डजंट मीन कंकरेंस एंड प्रेसिडेंट वाज, प्लीज अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर लेंगे। फर्स्ट जजेस ट्रांसफर केस 1982, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, the court observed that consultation does not mean concurrence. Consultation does not mean concurrence. President was not bound to make a decision. President was not bound to make a decision based on the consultation of Supreme Court. Primacy is given to the executive in appointment or transfer. हाँ जी, क्या समझ में आया यहाँ पर ऐश्वर्य? प्राइमेसी किसे दी गई? प्राइमेसी गिवन टू द एग्जीक्यूटिव इन अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या समझ में आया एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में? कोई बताएगा हमें प्लीज? ऐश्वर्य, हाँ जी, बाकी के और लोग भी क्लास में हैं, मुझे लग रहा है कि क्या लिखा आप लोगों ने, प्लीज बताएंगे हमें? सर जो लिखा है वो बताना कि एक्सप्लेन करना था। प्लीज एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट जजेस ट्रांसफर केस 1982, SP Gupta versus Union of India. Consultation does not mean, the court
observed that consultation does not mean concurrence. President was not bound to make a decision based on the consultation of the judges of the Supreme Court. Primacy is given to the executive in appointment and transfer of the judges of the Supreme Court. इसके बाद एक रिट पिटीशन फिर से फाइल हुई, हाँ जी, इन 1993 एंड सेकेंड जजेस केस 1993, केस का नाम नोट कर लेंगे, स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हाँ जी, क्या लिखा आपने? So second judge's case, Skora versus Union of India, 1993. स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया फुल फॉर्म बता देगा मुझे कोई? Supreme Court Advocate on Record Association versus Union of India. 1993. In this case, Supreme Court held, consultation includes the concurrence. No primacy to executive in appointment and a transfer of the judges. And given birth to the collegium system. तो कोलेजियम सिस्टम कब स्टार्ट हुआ प्लीज? कब से शुरू हुआ? 1993। 1993। ये जो कोलेजियम सिस्टम है ये 1993 में स्टार्ट हुआ, लेकिन कोलेजियम सिस्टम में एक बहुत बड़ी दिक्कत ये थी कि जो ये इन्होंने लिखा था कि कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो वहां पर ये डिपेंड नहीं हो पा रहा था कि कितने जजेस का कंसल्टेशन होगा। क्यों ऐश्वर्य? आपने ये कह दिया कि कंसल्टेशन मीन्स द कंकरेंस एंड प्राइमेसी, नो प्राइमेसी टू द एग्जीक्यूटिव इन अपॉइंटमेंट एंड द ट्रांसफर ऑफ द जजेस एंड कोलेजियम सिस्टम विल प्रिवेल। तो ये कोलेजियम सिस्टम क्या है? How many judges should participate in the appointment of the High Court judge, Supreme Court judge, in a transfer of High Court judge? तो कितने लोग शामिल होंगे, कैसे शामिल होंगे? There lot of doubts has been left in this case, in second judges transfer case in 1993. In 1999, one presidential reference was made. क्या किया गया? 1998 में क्या किया गया? एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लिया गया सुप्रीम कोर्ट से कि क्लियरली कुछ पोजीशन क्लियर करिए, कैसे अपॉइंटमेंट किया जाए। क्यों ऐश्वर्य? Yes, sir. क्या था कि ये तो क्लियर किया आपने कि कोलेजियम सिस्टम काम करेगा, लेकिन कोलेजियम सिस्टम में कैसे काम होगा थोड़ा सा ये बताइए मुझे। अगर मैं प्रेसिडेंट हूं तो हाउ आई विल एक्सरसाइज माई राइट टू अपॉइंट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। माना मेरी कोई मतलब पावर नहीं है मुझे अपॉइंट करने का, माना ठीक है, इट्स ओके, नो प्राइमेसी टू एग्जीक्यूटिव, बट अपॉइंटमेंट तो मेरे हाथ से होना है ना उर्वेश। सो देयर आर 9 points, 9 issues has been referred to the Supreme Court under Article 143 for the specific answer from the Supreme Court कि सर इनके स्पेसिफिक आंसर दीजिए, क्योंकि क्या है, द सिचुएशन इज इन डाउट कि मुझे कैसे काम करना है, क्या काम करना है। ऐसे 9 पॉइंट्स डिस्कस किए गए। प्लीज एक बार आप लोग लिखेंगे AIR 1998 in presidential
1998 थर्ड जजेस ट्रांसफर केस, थर्ड जज केस 1998 में रेफरेंस लिया गया और 1999 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ पॉइंट्स के आंसर्स सुप्रीम कोर्ट ने दिए। हाँ जी, आई थिंक आप लोगों के पास बेयर एक्ट है सारे लोग, Yes, जो sir. Yes, sir. पहला नोट्स Yes, sir. पहला नोट्स दिया गया है और पहले नोट्स में ऐश्वर्य द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस वर लेड डाउन, पैराग्राफ नीचे देखिए अपने। Yes, sir. मिल गया. हाँ जी, सभी लोग उस पर ध्यान देंगे। और दीज फॉलोइंग प्रोपोजिशंस हैज बीन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन रेफरेंस ऑफ इन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस विच इज मेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस आफ्टर 1993 इन 1999 में एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिया गया और कुछ इशू फ्रेम करके भेजे गए और कुछ प्रोपोजिशंस लेट डाउन किए गए सुप्रीम कोर्ट के जरिए। एक बार 1 to 1 आप रीड कर देंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। हाँ जी, So read करें. हाँ जी, All right. In reference to presidential reference AIR 1999 Supreme Court, the following propositions were laid down. A. As to the appointment of the Supreme Court judges, the Chief Justice of India should consult a collegium of 4 senior most judges of the apex court. If 2 judges give an adverse opinion, the CJI should not send recommendation प्लीज। to the government. हाँ जी, यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा पोजीशन क्लियर लग रही होगी कि इन अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट CJI प्लस कोलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कितने मेंबर्स होने चाहिए, कितने जजेस से लेना है कंसल्टेशन? 5. 4 जजेस, CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड इफ 2 जजेस हैज गिवन एडवर्स ओपिनियन ही शैल नॉट रिकमेंड। अगर मेरा नाम अगर दिया गया है चीफ जस्टिस या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनाने के लिए, चारों लोगों ने रिकमेंड किया, 3 ने रिकमेंड किया, 4 ने रिकमेंड किया, ठीक है। अगर 2 लोगों ने एडवर्स कमेंट दिया कि नहीं नहीं मेरा नाम नहीं जाना चाहिए, तो क्या होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल नॉट रिकमेंड द नेम ऑफ दैट पर्सन इफ 2 जजेस हैज गिवन एडवर्स ओपिनियन। इज इट क्लियर कृतिका? तो एक क्वेश्चन और बनता उस है, टाइम जो प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा वो और 4 और होंगे जो अपेक्स कोर्ट के, वो जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नीचे के 4 जजेस जो कि सीनियर मोस्ट जज होंगे, उनसे क्या है? सर प्रेजेंट टाइम में जो वो उस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा बिल्कुल वो भी ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके, चीफ जस्टिस मीन्स प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 जजेस ऑफ द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड एक और इसमें प्रोपोजिशन लिख दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया कि अगर 2 लोग अगर उनमें से अगर कोई एडवर्स ओपिनियन रखते हैं तो रिकमेंडेशन नहीं किया जाएगा। इज इट क्लियर ऐश्वर्य? तो Yes, sir. जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनने के लिए क्या, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट के लिए क्या कितने जजेस चाहिए कॉलेजियम में? So total 5, वैसे 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस प्लस CJI. यस करेक्ट, हाँ जी। सेकेंड, All right, sir. Giving primacy to the Chief Justice of India's opinion as laid down in the 1983 judgment, the judges said the collegium should make the decision in consensus and unless the opinion of the collegium is in conformity with that of the Chief Justice of India, no recommendation is to be made. ओके यहाँ पर क्या कहा गया इन्होंने, एक बार प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये 83 शायद गलती से छपा हुआ है क्या? 93 होना चाहिए यहाँ पर, क्यों? So क्योंकि 93 में collegium आया था. हाँ तो ये 83 यहाँ पर गलती से शायद हो गया है, लेट डाउन इन 1983, क्योंकि कॉलेजियम कब हुआ है? हाँ जी 93 में. हाँ जी, ये थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें प्रिंटिंग में, 93 है वहाँ पर, 83 नहीं है, क्योंकि 93 में कॉलेजियम था। हाँ, इसके साथ ही इन्होंने क्या कहा, एक बार फिर से रीड करेंगे। Giving primacy to the CJI's opinion as laid down in the 1993 judgment, हाँ जी, the judges said the collegium should make the decision in consensus and unless the opinion of the collegium is in conformity with that of the Chief Justice of India,
No recommendation is to be made. ओके अगर सारे के सारे जजेस, चारों जजेस ने अगर ओपिनियन दे दी, बट दैट ओपिनियन इज डिफर फ्रॉम द CGI, देन नो रिकमेंडेशन इज मेड. क्यों? Yes, sir. क्या होगा कि अगर चार जजेस जो हैं उन जजेस ने ओपिनियन एकदम सही दिए, चारों एक जैसी ओपिनियन दे रहे हैं, बट CGI जो है उसकी ओपिनियन कैसी है, डिफर कर रही है, नो रिकमेंडेशन शैल बी मेड बिकॉज प्राइमेसी इज गिवन टू द ओपिनियन ऑफ CGI एज पर द डिसीजन ऑफ 1993 जहां पर कॉलेजियम को इंट्रोड्यूस किया. करेक्ट? Yes. नाउ द थर्ड इज Regarding the transfer of High Court judges, in addition to the collegium of 4 senior-most judges, the Chief Justice of India was obliged to consult the Chief Justice of the 2 High Courts, one from which the judge was transferred and the other received. ओके प्लीज़ देखिए यहाँ पर प्लीज़ ध्यान देंगे आप लोग, जल्दबाजी नहीं करना है, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर. ठीक है, आपने देखा इन अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट CGI plus 4 senior most judges, correct? And in the transfer of the high court judges, CGI plus 4 senior most judge plus 2 chief justice, one from incoming, one from outgoing. क्या समझ में आया कृतिका? यहाँ पर अगर ट्रांसफ़र करना है किसी हाई कोर्ट के जज को किसी और हाई कोर्ट में, तो क्या करना पड़ेगा? उसका कॉलेजियम कैसे होगा, किन लोगों के साथ मिलकर बनेगा? सर 4 सीनियर जजेस एंड एक सुप्रीम मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. हाँ, और 2 हाई कोर्ट के, एक जो आते हैं और एक जो जाते हैं. हाई कोर्ट के जज नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट फ्रॉम वेयर द जज इज कमिंग एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट वेयर दैट जज इज गोइंग. इज इट क्लियर? उर्वेश Yes, sir. अगर हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर करना है तो कॉलेजियम में कौन कौन लोग होंगे? ठीक है. So 4 persons, Average में आप 4 judges and the CGI of the High Court are coming in. उर्वेश बहुत ही नॉइज आ रही है आपकी, रहने दीजिए आप. हाँ जी, इप्सिता. यस सर. अगर हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर होना है तो कॉलेजियम में कौन कौन से लोग होंगे? कॉलेजियम कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस हाँ जी, ऑफ एपेक्स. ओके, और उसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट फ्रॉम वेयर द जज इज कमिंग and the chief justice of the high court where he is going. इप्सिता, यस सर. समझ में आया? तुम्हें नहीं आया? हाँ समझ में आया. चलिए ठीक है, ये बताइए कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम कंसिस्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट होना है, कौन कौन लोग होंगे वहां पर? अपॉइंटमेंट में सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर 4 सीनियर मोस्ट जज और चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट. नहीं समझ में आ पाया है इप्सिता, तुम्हें समझ में नहीं आया कि हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? क्या हमने यहाँ पर बात करी है? जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस. डिफरेंस पता चला इप्सिता? अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट. एक हाई कोर्ट, जैसे तुम इस समय कहां पे हो, किस स्टेट में हो तुम इप्सिता? ओडिशा. अगर ओडिशा के हाई कोर्ट का अगर कोई जज का ट्रांसफर करना है तो कॉलेजियम किन के लोगों के बीच बनेगा, किन लोगों के साथ बनेगा कॉलेजियम? हाँ जी बताइए. अगर ओडिशा की हाई कोर्ट, हाँ जी बताइए सर. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर 4 सीनियर मोस्ट जज और चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट, जहां से ट्रांसफर हो रहा है. अगर उसका इलाहाबाद में हो रहा है तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट. तो ये ट्रांसफर की बात हो रही है इप्सिता. और अब अपॉइंटमेंट करना है, अगर आप क्या किसी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट करना है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, तब
कॉलेजियम क्या कंसिस्ट करेगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, सिर्फ इतने ही। इज इट क्लियर? यस सर। समझ में आया नहीं आया इप्सिता तुम्हें? हाँ सर, अब समझ में आया। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ये ट्रांसफर ऑफ, देखो हाई कोर्ट तो बहुत सारी है ना, इलाहाबाद, ये तुम्हारा दिल्ली हाई कोर्ट, इतनी सारी हाई कोर्ट, इनके ट्रांसफर भी तो होते रहते हैं जज के। तो वो काम करने के लिए कॉलेजियम जब बनेगी तो वो कॉलेजियम किसकी होगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 4 सीनियर मोस्ट जजेस, 1 हाई कोर्ट फ्रॉम वेयर ही इज कमिंग एंड वेयर ही इज गोइंग, चीफ जस्टिस ऑफ दोज हाई कोर्ट्स। करेक्ट? हाँ जी, ऐश्वर्या प्लीज बताइए। तो नेक्स्ट क्लॉज रीड करूं? हाँ जी, हाँ जी। In regard to the appointment of High Court judges, हाँ जी, the CJI was required to consult only 2 senior-most judges of the apex court. So आगे हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में क्या क्या दिया है प्लीज? हाँ जी, so फिर से रीड कर दे रहा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। In regard to the appointment of the High Court judges, the CJI was required to consult only 2 senior-most judges of the apex court. ओके, इट मीन्स अगर हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट करना है तो सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कॉलेजियम, डिफरेंट कॉलेजियम, ट्रांसफर ऑफ जजेज ऑफ हाई कोर्ट, डिफरेंट कॉलेजियम, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज ऑफ हाई कोर्ट, डिफरेंट कॉलेजियम। इन अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस इप्सिता? सर senior most Chief Justice of India and 4 most senior most judge of apex court. अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस इप्सिता, ध्यान नहीं दे रहे हैं आप? हाँ जी बताइए इप्सिता। अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज, अगर आप उड़ीसा में हैं, अगर उड़ीसा के हाई कोर्ट में किसी जज का अपॉइंटमेंट करना है तो कॉलेजियम कौन कौन से लोग होंगे कॉलेजियम में? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस। ओके इप्सिता, तुम्हारे पास बैरक नहीं है क्या? है सर। जो ये क्लॉज पढ़ रहे हैं ऐश्वर्य, तुम उस क्लॉज पे ध्यान नहीं दे रहे हो क्या? हाँ सर, मतलब वही ओपन करके पढ़ लिख रही हूँ। हाँ ऐश्वर्य प्लीज एक बार बताइए क्या पूछ रहे थे आप? सर जो ये 4th क्लॉज है इसमें दिया हुआ है इन रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस द सीजीआई वाज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट। तो सर वाज क्यों दिया हुआ, मतलब चेंजेस हैं क्या कुछ? नहीं नहीं नहीं, सीजीआई वाज रिक्वायर्ड किया जाना चाहिए, एक तरीके का लिखते समय हो गया, ये कोई लीगल लैंग्वेज नहीं है ना। हाँ जी ठीक है सर, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया एक बार ऐश्वर्य थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ट्रांसफर ऑफ जजेज ऑफ हाई कोर्ट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज ऑफ हाई कोर्ट, ये तीनों मुझे एक बार आप ब्रीफ करेंगे कि तीनों में क्या कॉलेजियम का रेशियो होगा, कहाँ कहाँ से लोग होंगे? Sir, in appointment of the judges of the Supreme Court, there has to be the Chief Justice of India with a collegium of 4 senior most judges of the Supreme Court, and in case 2 of the judges they give a dissenting opinion, then the CJI will not recommend the recommendation. Then coming on to the transfer of High Court judges, in addition to the collegium of 4 senior most judges and the CJI, the collegium will consist of the High Court where the justice, where the person is being transferred, and the place where the person has been transferred from. And in appointment of High Court judges, the CJI is required to consult 2 senior most judges of the apex court. करेक्ट। ओके, इसके साथ ही एक दो पॉइंट्स और रीड कर दो बस। इसमें से ई पॉइंट रीड करेंगे आप, कंसल्टेशन ऑफ प्लूरलिटी ऑफ जजेस। Yes, sir. The consultation process requires consultation of plurality of judges. The sole opinion of the CJI does not constitute the consultation process. इट मीन्स जो कंसल्टेशन है कैसे होना चाहिए? प्लूरलिटी ऑफ जजेस का कंसल्टेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधे आधे लोग आपको ओपिनियन दे रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि प्लूरलिटी ऑफ जजेस होने चाहिए कंसल्टेशन में, ठीक है। इसके साथ ही क्या किसी रीज़न से प्रेसिडेंट
रिकमेंडेशन वापस कर सकता है क्या? क्लॉज बी, सॉरी क्लॉज एच एक बार देखेंगे आप, क्लॉज एच। Yes, sir. Strong and cogent reasons must exist regarding a person's name not being recommended. Only positive reasons may be given. The views of the other judges consulted by the CJI should be in writing, and the same should be conveyed to the government along with the recommendation by the CJI. ओके, इट मीन्स अगर रिकमेंडेशन किसी का ऐसा है कि जिसको रिजेक्ट करना है, किसी का नाम गया है रिकमेंडेशन में और उसके नाम को रिकमेंड किया गया है, उसके बाद अगर उसको क्या करना है कि उसको रिकमेंड नहीं करना है, तो पॉजिटिव रीजंस में बी गिवन, साथ ही में स्ट्रॉन्ग एंड कोजेंट रीजंस देने पड़ेंगे। और आपकी जो रिकमेंडेशन है वो रिकमेंडेशन कैसी होनी चाहिए? ओरली होनी चाहिए या फिर रिटर्न होनी चाहिए? In writing, sir. Written. Written only. दैट मस्ट बी इन अ राइटिंग, दैट मस्ट बी इन अ राइटिंग, करेक्ट। तो ये आपने देखा कि शायद आपको पता चला होगा कि अपॉइंटमेंट में और ट्रांसफ़र में कॉलेजियम के बारे में आपको पता चला होगा, करेक्ट। यहीं पर हम बात कर लेते हैं आपके NJSC की, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन, विच वॉज enacted by the parliament in 2014, but it was held unconstitutional by Supreme Court in Skora versus Union of India in 2015। NJSC में एक कमीशन बनाया गया, उस कमीशन के जरिए ये जो क्लॉज जोड़ी गई, कौन कौन सी क्लॉज जोड़ी गई? 124A, 124B, 124C, 124C। इसके साथ ही हाई कोर्ट के जो प्रोविजंस दिए गए हैं स्टेट जुडिशरी में, वहाँ पर भी कुछ प्रोविजंस जोड़े गए। साथ ही में कुछ जगहों पर सब्स्टिट्यूशन किया गया, जो कि अब इस समय निष्क्रिय किया गया है उस जजमेंट के जरिए। तो ये जो NJSC है, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसका जो मकसद है, इसका मकसद क्या था कि देयर मस्ट बी अ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड there should not be nepotism, there should not be favor, there should not be biasness in appointment and transfer of the judges। तो NJSC का कोई मुझे बता सकता है कॉम्बिनेशन क्या था? नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन में कितने मेंबर्स थे? हाँ जी। So it's given in the read करना है क्या? नहीं, बस ऐसे नॉर्मली बताना है आपको, क्योंकि वो बाद में रीड नहीं करना है हमको। हाँ जी, चलिए एक बार रीड कर लीजिए 124A। हाँ जी। Article 124A, National Judicial Appointments Commission. There shall be a commission. Clause 1. There shall be a commission to be known as the National Judicial Appointments Commission, consisting of the following, namely the Chief Justice of India, Chairperson ex officio, two other senior judges of the Supreme Court next to the Chief Justice of India, members ex officio, the Union Minister in charge of law and justice, member ex officio, two eminent persons to be nominated by the committee consisting of the Prime Minister, the Chief Justice of India, and the leader of the opposition in the House of the People, or where there is no such leader of opposition, then the leader of a single largest opposition party in the House of the People. There shall be 6 members commission. कितने members होंगे? So 6 लोग होंगे। 6 members commission. One is CJI, that is ex officio member. Two senior most judges of Supreme Court, they are also ex officio member, and the law minister, that is also ex officio member, okay, law minister, and two eminent persons that shall be appointed by the one committee। एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी के मेंबर्स कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन। और यहाँ पर अगर कोई लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी नहीं है, वहाँ पर क्या होगा? सेकेंड हाईएस्ट जो पार्टी होगी उसको लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी मानेंगे। इज इट क्लियर? जी सर। लेकिन शायद 2015 में इस कमीशन को एक्ट के जरिए जोड़ा गया, और उसके साथ ही 14 में जोड़ा गया, और 15 में इसको क्या कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इट वायलेट्स द basic structure of the constitution। and what basic structure
किस बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा था ये? It So is independence it of is judiciary. violating the independence of judiciary, which is a basic structure of the constitution. And Supreme Court invalidated this act on the ground of violation of basic structure as independence of the judiciary. कहा कि independence of judiciary is the basic structure of the constitution, and this commission will affect the infringe the principle of basic structure. ठीक है, क्या है ये? इस बेसिक स्ट्रक्चर को ये क्या कर रहा है? दुष्प्रभावी कर रहा है, इसलिए इसको इनवैलिडेट कर दिया गया, बिकॉज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसके साथ ही आपने ये देखा कि अपॉइंटमेंट देखा आपने, उसके साथ ही आपने काफ़ी चीज़ें आज देखी. यहाँ पर कुछ और अपॉइंटमेंट्स दिए गए हैं, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ acting chief justice of India, under which article it is given? 126. 126. Kritika, switch off your mic, please. Under 126, appointment of acting chief justice of India and appointment of ad hoc judges and attendance of retired judges. ये 3 आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साथ नोट कर लेंगे प्लीज. अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस एंड अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. 126, 127 एंड 128. हाँ जी, ऐश्वर्या. Yes sir, so read कर दें. अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग जज, सॉरी, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस. ठीक है, Alright, sir. ऐसा कौन व्यक्ति है जो एक्टिंग चीफ जस्टिस बना सकता है इन केस ऑफ एक्सजेंसी, इमरजेंसी, जिस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्किंग नहीं है और वो अपॉइंट नहीं कर सकता है अपने किसी सबॉर्डिनेट को. जैसे आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट अगर किसी भी तरीके से इनकैपेबल है अपने काम को करने में, एग्जीक्यूट करने में, तो कौन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट. Vice President. करेक्ट. तो ऐसा कोई प्रोविजन चीफ जस्टिस के लिए नहीं है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर काम नहीं कर सकता है तो उसकी जगह कोई और आकर के डिप्टी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ जाए. क्यों? यस सर. अच्छा, ये बताइए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होने वाला है 5 दिन में, तो वो क्या करेगा? दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिकमेंड करके जाएगा ना. बाय द ऑर्डर ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल बी अपॉइंटेड. क्यों? कन्वेंशन क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि गोइंग चीफ जस्टिस है, जिसको जाना है, अब रिटायर होना है, वो क्या करेगा? अपने रिटायर होने से पहले सक्सेसर को अपने अपॉइंट करके जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन अगर वो इस इनकैपेसिटी में नहीं है, अगर वो अभी 65 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, एक बार प्लीज 126 रीड करेंगे. Article 126. हाँ जी. Appointment of acting Chief Justice. When the office of the Chief Justice of India is vacant, or when the Chief Justice is, by reason of absence or otherwise, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such one of the judges of the court as the President may appoint for the purpose. ओके, यहाँ पर देखिए कोई कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इन अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देयर इज नो नीड टू टेक कंसल्टेशन फ्रॉम द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐश्वर्या, प्रेसिडेंट, ओनली प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. हु विल अपॉइंट? The President. कृतिका, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है ना प्लीज़? Yes, sir. जनरली प्रेसिडेंट जब अपॉइंट करता है किसी जज को तो क्या चाहिए होता है? कंसल्टेशन चाहिए होता है ना कोलेजियम का. जी सर. लेकिन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर अपॉइंट करना है तो क्या करना है? प्रेसिडेंट अपने मन से ही करेगा वो. ठीक है, लेकिन अंडर विच आर्टिकल इट इज गिवन अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? 126. 126. 126. नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. हाँ जी,
ये एक बार प्लीज़ रीड करेंगे। इसके साथ ही हम एक और प्रोविज़न रीड करेंगे जो कि हाई कोर्ट का सिमिलर प्रोविज़न है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई बता सकता है कि एडहॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट में जो होते हैं, क्या हाई कोर्ट में भी एडहॉक जजेस होते हैं? हाँ जी, वीर विक्रम, हाई कोर्ट में एडहॉक जजेस होते हैं या नहीं होते हैं? कृतिका? होते हैं सर। यस सर। सर एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं लेकिन एडहॉक तो नहीं होता ना? नहीं नहीं, एक्टिंग चीफ जस्टिस तो दोनों जगह होता है, लेकिन क्या एडहॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट में होते हैं? क्या एडहॉक जजेस हाई कोर्ट में होते हैं? इन हाई कोर्ट्स there is no ad hoc judges, there is additional judges, there is additional judges। तो आप लोग ध्यान रखेंगे बहुत सिंपल क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया जा सकता है और आप लोग गलत कर देंगे कि ad hoc judges can be appointed in the Supreme Court of India, High Court of India, both or none of the above. What will be the answer? Only Supreme Court of India. Only in the Supreme Court of India. हाँ, additional and acting judges in High Court, acting Chief Justice or additional judges in High Court, acting Chief Justice of India in Supreme Court and ad hoc judges in the Supreme Court. Please, ऐश्वर्य एक बार 127 रीड करेंगे आप? Yes, sir. Article 127, Appointment of ad hoc judges, Clause 1. If at any time there should not be a quorum of the judges of the Supreme Court available to hold or continue any session of the court, the NJAC on a reference made it Not made NJSC, to it. not NJSC in this So place. वहाँ पे वो asterisk करके लिखा हुआ है हाँ जी, not NJSC, Collegium. Now presently क्या है यहाँ पर? Collegium. Collegium. हाँ तो सर collegium करके पढ़ दें. हाँ जी, All right, sir. Clause 1. If at any time there should not be quorum of the judges of the Supreme Court available to hold or continue any session of the court, the collegium. So just give me 1 minute. हाँ जी। एंड आफ्टर से फिर आगे होगा स्टार्ट। Yes, sir. Sorry. If at any time there should not be a quorum of the judges of the Supreme Court available to hold or continue any session of the court, the collegium, on a reference made it to by the Chief Justice of India, may, with the previous consent of the President and after consultation with the Chief Justice of the High Court concerned, request in writing the attendance at the sittings of the court as an ad hoc judge for such period as may be necessary of a judge of a High Court duly qualified for appointment Okay. as may be ऐश्वर्य, necessary. ऐश्वर्य प्लीज यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखेंगे कि प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यहाँ पर कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। क्या नहीं है यहाँ पर? क्या नहीं है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद previous consent of the president when there is not a sufficient number of judges to hold the quorum of any session of the Supreme Court, they can appoint ad hoc judges from the High Court. कहाँ से ad hoc judges करेंगे वो? जब कम पड़ेंगे जजेस सुप्रीम कोर्ट में तो कहाँ से उठाए जाएंगे वो? So High Court से. हाई कोर्ट से। लेकिन वो जजेस क्वालिफिकेशन रखते हैं कैसे? टू बी क्वालिफाइड एज अ जज ऑफ दी, हु हैज अ क्वालिफिकेशन टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्यों? कैसे जजेस को जो कि क्वालिफाइड हैं और वो बन सकते हैं जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जज बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे लोगों को वो प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एड हॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बना सकते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट है यहाँ पर प्लीज? अनुज?
No, sir, no doubt. किन लोगों को एडहॉक जजेस बनाया जा सकता है? अनुज सर हाई कोर्ट के जज को। अरे हाई कोर्ट के जज सर हाई कोर्ट के जज को जो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर क्या कहते हैं योग्यता रखते हैं। कैसे? हाउ? क्या प्रोसेस है? कॉलेजियम अपॉइंट करेगी? यस सर। लेकिन यहाँ पर डिफर क्या कर रहा है? कॉलेजियम तो करेगी ही रिकमेंड, लेकिन कॉलेजियम रिकमेंड करेगी लेकिन प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, पहले से ही कंसेंट ले ली जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, यस सर, यस सर। क्या है? प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी टेकन टू अपॉइंट द एडहॉक जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू होल्ड द कोरम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी। इसके साथ ही यहाँ पर जो आपने देखा कि अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, सिमिलर प्रोविजन ऐसे ही जजेस की कमी पड़ेगी कहाँ पर पड़ेगी कमी? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस का प्रोविजन कहाँ पर दिया गया है, कोई बता सकता है? अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस इन द हाई कोर्ट 224। एक बार, हाँ जी, एक बार 224 रीड करेंगे। Article 224, appointment of additional and acting judges, clause 1. If by reason of any temporary increase in the business of the High Court or by reason of arrears of work therein, it appears to the President that the number of judges of that court should be for the time being increased, the President may, in consultation with the Collegium, appoint duly qualified persons to be additional judges of the court for such period not exceeding 2 years as he may specify. Okay. It means there is a one condition. Collegium shall appoint. यहाँ पर क्या है? एडिशनल जजेस कौन अपॉइंट करेगा? President. कॉलेजियम अपॉइंट करेगी ना, प्रेसिडेंट क्या? प्रेसिडेंट अपॉइंट प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद कॉलेजियम। The Collegium, yes sir. इट मीन्स प्राइमेसी इज इन द हैंड्स ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, करेक्ट? यही है ना? Yes sir. तो यहाँ पर जो कॉलेजियम अपॉइंट करेगी, एक लिमिटेड पीरियड के लिए एडिशनल जजेस अपॉइंट किए जा सकते हैं। फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 2 years. 2 years सर। 2 years। इट मीन्स देखिए, ध्यान रखिएगा प्लीज एक बार, एडहॉक जजेस के लिए कोई पीरियड नहीं दिया गया है, ठीक है? एडिशनल जजेस के लिए 2 साल। हाई कोर्ट में किसी जज को अपॉइंट किया जाए, 2 साल से ज़्यादा एडिशनल जजेस नहीं रहेंगे, ठीक है? और उसके साथ ही प्रेसिडेंट कॉलेजियम फॉलो करेगा, कॉलेजियम से ही उसका अपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि आगे चल के उसका फाइनल कंफर्मेशन होता है। परमानेंट जज कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? एडिशनल जज को क्या करते हैं? परमानेंट कर देते हैं आगे। अगर उसका वर्क सही रहा, काम करने में सक्षम है, इनकैपेसिटी नहीं है, तो उसको परमानेंट कर देते हैं। लेकिन एडहॉक जजेस क्या हैं? ये ऐसा टाइम पीरियड नहीं है कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, वो डिपेंड करेगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रेफरेंस मेड प्रीवियस कंसेंट टेकन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर? Yes sir. Okay. So under what article additional judges of the High Court is given? 224. 224, करेक्ट। इसके साथ अगर हम बात करें तो 128 अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सीटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या कोई रिटायर्ड जज भी वो सुप्रीम कोर्ट में आकर के बैठ सकता है, सुनवाई कर सकता है क्या? हाँ जी। 128। So shall I read? हाँ, of course. So shall I read? हाँ, 128. yes. All right, sir. Article 128. Attendance of retired judges at the sittings of the Supreme Court. Notwithstanding anything in this chapter, the Collegium may, at any time, with the previous consent of the President, request any person who has held the office of a judge of the Supreme Court or of the Federal Court, or who has held the office of a judge of a High Court and is duly qualified for appointment as a judge of the Supreme Court, to sit and act as a judge of the Supreme Court, and every such person so requested shall, while so sitting and acting, be entitled to such allowances as the President may by order determine, and have all the jurisdiction, powers, and privileges of, but shall not otherwise be deemed to be a judge of that, the judge of that court, provided that
Nothing in this article shall be deemed to require any such person as aforesaid to sit and act as a judge of that court unless he consents so to do. Okay. It means any person who has been a judge of Supreme Court, who has been a judge of High Court, and he is duly qualified to be judge of the Supreme Court, with previous consent of the President, may be requested by the Chief Justice of India to sit in the Supreme Court, but he will not be entitled as a title of the judge of the Supreme Court. क्या नहीं होगा उसको? So he'll have the benefits but won't get the title. Yes, it means that benefits shall be determined by the President of India. President. वैसे जनरली कौन करता है? पार्लियामेंट करती है. Emoluments and the salary of the Chief Justice of India, Chief Justice or judges of High Court and Supreme Court is determined by The Parliament. Parliament. But in this case, the retired judges of the High Court and the Supreme Court, if they are entitled to sit in the Supreme Court, previous consent of the President and Chief Justice may request, and without consent of that person, he shall not be appointed as a sitting judge of the Supreme Court of India. Is it clear? कृतिका, Yes, sir. ये समझ में आया आपको कि कोई सिटिंग किसी भी व्यक्ति का जो कि जज रह चुका है सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में जज रह चुका है और वो क्वालिफिकेशन रखता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता था, with previous consent of the President, Collegium may request to that person, and with the consent of that person, he may appoint that person as a sitting judge, retired person as a sitting judge. Salary and allowances जो भी होंगे, that shall be determined by the Parliament. President of India, not Parliament, President of India, because he is a retired judge. कृतिका, क्या है वो? Okay, sir. रिटायर्ड जज है वो, ठीक है? तो रिटायर्ड जज की सैलरी पार्लियामेंट नहीं डिसाइड करेगी. पार्लियामेंट किसकी करती है? एक्टिंग जजेस जो भी हैं सारे, उनकी सैलरी पार्लियामेंट डिटरमिन करती है, ठीक है? अलाउंसेस पार्लियामेंट करती है डिटरमिन सारे, ठीक है? इज इट क्लियर? Yes, sir. तो आप लोगों को ये शायद समझ में आया होगा. कोई डाउट किसी को यहाँ पर है? इसके बाद जो हमारा डिस्कशन था वो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन क्या है, इसको डिस्कस करना है. नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. करेक्ट? इज देयर एनी डाउट टू एनीवन प्लीज? हाँ जी. जो प्रोविजंस कंपैरेटिवली हमें अच्छे लग रहे हैं हाई कोर्ट से, वो हम डिस्कस करते जा रहे हैं, ठीक है? बाकी के प्रोविजंस आप क्या करेंगे? आप उनको अपने आप देखेंगे, जो हमें लग रहा है बताने लायक कि नहीं इसको तो आपको याद ही कर लेना है या इसको तो आपको देख ही लेना है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, तो वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं. ऐसे ही जो प्रोविजंस कंपैरेटिवली लगेंगे हमें डिस्कस करने को, वो सारे प्रोविजंस हम डिस्कस करेंगे. बाकी क्या करना है, स्टेट जुडिशरी में आपको वो प्रोविजन जो छूट रहे हैं वो प्रोविजन क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? उनको आप पढ़ लेंगे सर. हाँ, उनको आप अपनी तरफ से जा करके चैप्टर में और उनको आप एक बार गो थ्रू हो जाएंगे. यहाँ से मेंस का कोई क्वेश्चन आज तक नहीं बना है, मुझे कोई नहीं मिला, ठीक है? सिर्फ प्री में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, गो थ्रू होना पड़ेगा एक बार आपको डायरेक्ट. करेक्ट? बाकी किसी को कोई डाउट है? कल हम डिस्कस करेंगे ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. हाँ अनुज बताइए.